नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एंड आज का जो एपिसोड है इसमें हम लोग जो इक्विवेलेंट ड्राइव्स के पैरामीटर हम लोग देख रहे थे उसी के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम रेफरिंग करते हैं। अगर मान लीजिए गियर लगा हुआ है तो गियर के थ्रू कैसे हमारा रेफर होता है। जो लोड साइड है उसको हमने एक तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था और एक हमने नेट टॉर्क निकाला था कि टॉर्क जो है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आज का जो सेशन है उसको हम उसी से आगे करेंगे। मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करवाऊंगा, बट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ाया था। मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई मोटर है, एक बार जरा देखिए, थोड़ा सा फटाफट 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई मोटर लगी हुई है और मोटर से डायरेक्ट कोई लोड लगा हुआ है। एक तो लोड लगा हुआ है वाया गियर्स, ठीक है, और एक क्या लगा हुआ बताइए। एक तो लोड लगा हुआ है गियर्स के थ्रू और एक लगा हुआ है डायरेक्ट, और मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। यहां पे मान लीजिए मेरे पास लोड है और एक यहां पे डायरेक्ट लोड लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे डायरेक्ट लोड लगा हुआ है। तो अब सुनिए, मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें n गियर है और इस पे n1 गियर है और इस पे स्पीड मान लीजिए ओमेगा m1 है और इस पे स्पीड मान लीजिए ओमेगा m है, यही था, कुछ ऐसे माना था। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो इनवर्स होगा टर्न्स के रेशियो से। तो जरा देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो J इक्विवेलेंट J बनेगा वो क्या बना था, बताओ जरा। एक तो J मोटर का प्लस J लोड जो इस तरफ जो पहले से ही था, J L1 कर दूं मैं इसको, L1 ही लिखा था, प्लस बताइए ये जो इसका जो है JL2 इनटू बताइए जिस साइड आप देखना चाह रहे हो उसकी टर्न ऊपर, ऑपोजिट की नीचे, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। जनरली ए जो होता है वो इसी को बोलते हैं n/n1। हालांकि मैंने लास्ट टाइम ए जो था उल्टा लिखवाया था मेरे ख्याल से, नीचे ए आ गया था, याद है। ए को मैंने n1/n लिख दिया था, ठीक है। तो जनरली जो ये साइड होती है इसको हम n मानते हैं, मतलब जो प्राइमरी साइड मोटर साइड होती है उसकी टर्न्स, उसकी गियर डिवाइड बाय ऑपोजिट गियर को हम ए मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह का बनेगा। ये हमने इक्विवेलेंट, अच्छा इन दोनों को मोटर और लोड, ये क्योंकि एक ही साइड है तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, जे नोट प्लस JL2 इंटू n/n1 का स्क्वायर। आप या इसको a स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। ये मेरे पास क्या आ गया था, इक्विवेलेंट इनर्शिया, इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इस तरह से निकाला था। फिर हमने निकाला था इक्विवेलेंट टॉर्क। तो इक्विवेलेंट टॉर्क कैसे निकाला था ये, अच्छा ये रोटेशनल मोशन में था। अगर यहीं पर ट्रांसलेशनल मोशन होता, सोचिए लोड जो है रोटेशनल मोशन में नहीं लगा हुआ है, ट्रांसलेशनल मोशन में लगा हुआ है, या कोई और लोड लगा लो जो इसके साथ ट्रांसलेशनल मोशन में लगा हुआ है, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट J आया था वो कैसे आया था। या चलिए मैं इस लोड को ट्रांसलेशनल में ले लेता हूं, या कोई एक और लोड लगा लेता हूं। यहां पे मान लीजिए एक और लोड लगा हुआ है, ठीक है, बट ये जो लोड है ये कैसा है बताओ, ट्रांसलेशनल, ठीक है। तो उस केस में आपका इक्विवेलेंट J क्या आएगा बताइए। J इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, हमने एनर्जी बैलेंस किया था ना, J नॉट प्लस A स्क्वायर JL2, ये तो पहले ही था, अब क्योंकि ये और आ रखा है तो इसमें क्या हो जाएगा, M जो इसका मास होगा, अब इसकी जो वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा, ओमेगा m स्क्वायर, ये बन जाएगा भाई, ठीक है। और ऐसे अगर 2-3 और लगे हैं तो ऐसे M1 M2 ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है भाई, सही है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। नेक्स्ट है ये टॉर्क पे, हमने टॉर्क देखा था। अगर मैं सिर्फ रोटेशनल मोशन ले लूं तो टॉर्क का जो टॉर्क इक्विवेलेंट जो आया था वो क्या आया था बताइए। टॉर्क इक्विवेलेंट विल बी इक्वल, जो लोड टॉर्क इक्विवेलेंट था, इक्विवेलेंट लोड टॉर्क की बात कर रहा हूं भाई मैं। इक्विवेलेंट लोड टॉर्क जो आया था वो आया था जो पहले इधर लगा हुआ है TL0, ये वाला जो डायरेक्ट लगा हुआ है वो माफ कीजिएगा, प्लस क्या आएगा बताइए जरा, है जी, TL2 जो ये लोड लगा हुआ है L2 इनटू इसका ओमेगा M2 और डिवाइड बाई एफिशिएंसी इनटू ओमेगा M1, ये था ना भाई। तो इसको फिर हमने A लिख दिया था, याद है। ये हमारा ओमेगा M2 ये है, या ओमेगा M1 आएगा भी यहाँ पे, ओमेगा M1 डिवाइड बाई ओमेगा M, क्योंकि इधर ओमेगा M है ना। तो इसको फिर वापस हमने क्या लिख दिया था, A या 1/A, लेकिन इस बार हमने A इसको माना हुआ है ना। उस कल की क्लास में नीचे A आया होगा क्योंकि हमने उल्टा A ले रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल A आ जाएगा, ठीक है भाई।
एक बार देख लीजिएगा, कल भी हमने ठीक पढ़ा था, बस वो ए का फर्क था बस। जनरली जो ए माना जाता है बाय डिफॉल्ट वो कौन सा होता है, वो मोटर की जो गियर है वो डिवाइड बाई जो दूसरी साइड के जो गियर है वो, ये होगा। और ये क्या बनेगा, ये एफिशिएंसी क्या है, ये कौन सी एफिशिएंसी है, यहां से जो लोड है, यहां से जो पावर ट्रांसफर हुई है यहां पे, तो लोड को जो पावर मिली है वो सारी की सारी जो यहां से ट्रांसफर हुई है वो नहीं मिली है, इस सिस्टम की कुछ एफिशिएंसी है, आप समझ रहे हो, वो ये मैंने उसकी एफिशिएंसी लिखा हुआ है, उससे डिवाइड किया मैंने, ठीक है ना भाई। तो जरा देखिए, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, इट इज नोन एज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। यहीं पे अगर आप मान लीजिए ट्रांसलेशनल मोशन भी आ जाए आपका, कोई ना कोई लोड मान लीजिए ट्रांसलेशन मोशन भी लगा हुआ है, तो बताओ जो इक्विवेलेंट टॉर्क आया था वो क्या आया था बताइए, वो तो ये तो यूं का यूं आएगा, जो डायरेक्ट लोड कनेक्ट है उसका TL नॉट, और जो ये TL2 इंटू A अपॉन एफिशिएंसी ये आया था, प्लस बताइए जो ट्रांसलेशनल है ये वाला, इसका क्या बनेगा बताओ भाई, इसमें फोर्स इंटू वेलोसिटी F1 इंटू V1, ये तो क्या हो गया, ये तो पावर हो गया, डिवाइड बाई 𝜃1 और डिवाइड बाई ओमेगा, ये था, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये इसका प्रूफ हमने करवाया था, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन हो जाए इसके ऊपर, ये लास्ट टाइम हमने देखा था, ध्यान दीजिएगा, ए जो है ना डिफॉल्ट कंडीशन में ए क्या होता है, क्योंकि कल की क्लास में हमने ए को उल्टा लिख दिया था, बट वो भी ये पॉसिबल है, डिफॉल्ट कंडीशन में मोटर साइड का गियर है वो ऊपर रखते हैं, ऑपोजिट साइड का नीचे रखते हैं, उसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। जनरली ए की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 हम लोग रखते हैं, बट कोई कंडीशन नहीं, ऐसे कोई ठीक नहीं है कि ए की वैल्यyou हमेशा लेस देन 1 आएगी, ए हमेशा ये याद रखेगी, ये होता है, ठीक है। मैं रब कर दूं भाई, चलिए नेक्स्ट जरा देखिए, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम अगला टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर की तरह ही है, ये बिल्कुल सेम ट्रांसफॉर्मर की तरह ही है दोस्तों, देखिएगा एक क्वेश्चन है मेरे पास, लिखिए, एक आपको डायग्राम दे रखा है कि यहां पे कोई मोटर है, यहां पे कोई मोटर है, मैं इसको थोड़ा इस तरह बना देता हूं, ये कोई मोटर है मेरे पास और ये शाफ्ट है मोटर की, ठीक है, और जो मोटर शाफ्ट है यहां पे गियर लगा रखे हैं, डायग्राम को बना लीजिए, यहां पे कुछ गियर सिस्टम लगा रखा है, ठीक है, यहां पे मान लीजिए गियर लगा रखे हैं और गियर के थ्रू यहां पे एक पुली लगा रखी है, ये जो है ये कनेक्टेड है एक पुली के साथ, इसके ऊपर एक पुली लगा रखी है और पुली पे एक केबल है भाई, तो मैं केबल को थोड़ा डिफरेंट कलर से बना देता हूं, इसके ऊपर एक केबल है और इस पे वजन जो है वो ऐसे हमने कुछ मास लगाया हुआ है और उसका जो मास है वो है 500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम का यहां पे मास लगा हुआ है, ठीक है, ओके। एंड इसकी जो रेडियस है, इस पुली की जो रेडियस है R, दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर, 0.2 मीटर इसकी रेडियस है दोस्तों। एंड इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये इसका इनर्शिया है। जो गियर का इनर्शिया है दैट इज इक्वल टू 0.15, ये आपका गियर का इनर्शिया है भाई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये गियर का आपका इनर्शिया है, ओके। और जो गियर का जो रेशियो दे रखा है, गियर रेशियो दैट इज 0.1, ये आपको गियर रेशियो दे रखा है, ओके। और ये केबल है कोई, ठीक है। चलिए अब सुनिए क्या कह रहा है ये, इस क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से। इन द मैकेनिज्म शोन इन द फिगर, जो मैकेनिज्म आपको दे रखा है, अच्छा मोटर का भी दे रखा है, मोटर का इनर्शिया जो दे रखा है J नॉट दैट इज 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये मेरी मोटर है और ये मेरा लोड है, तो मुझे लिफ्ट करना है बस, होइस्ट टाइप हो गया ना ये, ठीक है। अब सुनिए क्या कर रहा है ये, इन द मैकेनिज्म शोन इन द फिगर द मोटर ड्राइव्स द विंच ड्रम थ्रू ए रिडक्शन गियर विद अ गियर टूथ रेशियो ऑफ 0.1, ये दे रखा है। तो इसको डिफॉल्ट कंडीशन में क्या लेके चलेंगे बताओ, इस साइड के गियर डिवाइड बाय इस साइड के गियर, n/n1,
0.1। ठीक है भाई, ये दे रखा आपको। द फ्रिक्शन टॉर्क एट द विंच शाफ्ट इज 15 न्यूटन मीटर। तो फ्रिक्शन टॉर्क जो दे रखा है, फ्रिक्शन टॉर्क दैट इज 15 न्यूटन मीटर। ये कहां पे है लेकिन ये फ्रिक्शन टॉर्क? एट द विंच शाफ्ट। विंच क्या होता है जी? एट द विंच शाफ्ट, ये है मेरा विंच ड्रम, ठीक है, विंच ड्रम इसको आप कह सकते हो, इससे उठा रहा है ये बेसिकली, ठीक है। तो विंच शाफ्ट पे जो फ्रिक्शन टॉर्क है वो है 15 न्यूटन मीटर। एंड द मोटर शाफ्ट, मोटर शाफ्ट पे जो फ्रिक्शन है, यहां पे मोटर शाफ्ट पे जो फ्रिक्शन टॉर्क है, फ्रिक्शन टॉर्क वो आपको दे रखा है 10 न्यूटन मीटर। मोटर शाफ्ट पे ये दे रखा है फ्रिक्शन, और विंच शाफ्ट पे आपको ये दे रखा है, यहां पे जो फ्रिक्शन है वो ये दे रखा है, और मोटर शाफ्ट पे आपको ये दे रखा है। अब सुनिए क्या कर रहा है ये। मोटर स्पीड इज 1500 आरपीएम। इसकी जो स्पीड है वो 1500 आरपीएम है दोस्तों, 1500 आरपीएम इसकी स्पीड दे रखी है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ड्राइव रेफर टू मोटर शाफ्ट एंड द टॉर्क। आपको क्या बताना है? जे इक्विवेलेंट बताना है मोटर शाफ्ट पे क्या होगा, और टॉर्क इक्विवेलेंट बताना है क्या होगा, लोड टॉर्क इक्विवेलेंट बताना भाई, लोड टॉर्क इक्विवेलेंट आपको ये बताना है, रेफर टू मोटर साइड ये बताना है। आपको दे रखा है इफ गियर हैज एफिशिएंसी ऑफ 90%, जो गियर की एफिशिएंसी है दैट इज 90%। एफिशिएंसी जो है गियर की वो 90% है, ये आपको दे रखा है दोस्तों, गियर एफिशिएंसी इज 90%। ठीक है, तो जरा देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब कैसे इसको हम सोल्व करेंगे? गियर एफिशिएंसी आपको दे रखी है, और आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखे हैं, गियर का दे रखा है, इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, लोड 500 किलोग्राम का दिया हुआ है जिसको ऊपर उठा रहे हो, नीचे अर्थ है भाई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे काम कर रहा होगा, ठीक है ना। तो अपने को जे इक्विवेलेंट चाहिए और टॉर्क इक्विवेलेंट चाहिए, रेफर टू मोटर शाफ्ट। ठीक है, तो मोटर साइड पे अगर हम देखें इक्विवेलेंट जे निकालते हैं सबसे पहले, जे इक्विवेलेंट निकालते हैं सबसे पहले, वो देखते हैं क्या आएगा। तो बताइए सबसे पहले तो मोटर का है इधर, तो मोटर का तो यूं का ऐड हो जाएगा 0.5 प्लस। अब आप बताइए यहां पे गियर का कितना बताइए? 0.15। ये भी डायरेक्ट ऐड होगा। क्यों भाई? क्योंकि आप ये कह सकते हो रेफर नहीं हुआ, ये कोई इस तरफ का वो नहीं है, ये तो पूरा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसको रेफर नहीं करना है, इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, समझ रहे हो? ये तो ऑलरेडी क्या है बताइए, ये ऑलरेडी इस तरफ है ना, नहीं समझे? मतलब एक कंबाइंड एक्शन का है वो, क्लियर है? इसको आप रेफर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, ये है 0.1, सॉरी ये 1 है, ये इसका ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ? इस सिस्टम का, विंच का आप कह सकते हो, ठीक है। तो बताओ आप इसका क्या बन जाएगा? 1 इंटू 0.1 का स्क्वायर, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो। अब आओ यहां पे जो मोशन है वो कौन सा है? ट्रांसलेशनल मोशन है। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा बताओ जरा, बताइए। m इज 500, m तो ये हो गया v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, v स्क्वायर बाई ओमेगा m स्क्वायर, यही होता है ना भाई, सही बात है। तो इसकी वेलोसिटी देखते हैं, इसकी जो वेलोसिटी आएगी, सोचिए यहां पे जो स्पीड है वो ओमेगा m1 है, सोचिए एक मिनट के लिए, यहां पे जो स्पीड है वो मान लीजिए ओमेगा m1 है। तो जो लीनियर वेलोसिटी आएगी वो क्या होती है? अगर कोई ऐसे आ गया सर्कल, उसमें अगर रेडियस r है और ओमेगा m1 स्पीड से घूम रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी बनेगी वो क्या बनेगी? r ओमेगा नहीं होती? बोलिए भाई, ठीक है। तो आप बताओ ये क्या बन गया? v को मैं लिख सकता हूं 0.2, नहीं हाँ 0.2 इंटू ओमेगा m1, बोलिए भाई, सही है। तो आप बताओ यहां पे क्या लिखूंगा मैं, बताओ। ये जे इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? 0.5 प्लस 0.15 प्लस 0.01 प्लस, अच्छा यहां पे एक और चीज भी आएगी ना, या ठीक लिखा मैंने? नहीं तो ठीक तो लिखा है, हाँ जी। 500 इंटू, बताइए यहां पे क्या बनेगा? v की जगह r लिख दो, तो 0.2 इंटू ओमेगा m1 अपॉन ओमेगा m, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या बन गया बताओ जरा ये। इसको अगर आप देखोगे तो पहले इनको जोड़ दो, तो ये बन जाएगा 0.66 हो जाएगा।
5 की जगह पे 6 होगा ना, प्लस 500 इंटू 0.2 का स्क्वायर इंटू, बताओ ये क्या है, ये क्या है, n बाई n1 है, ये उल्टा होता है ना, ठीक है। जिस साइड की स्पीड ज्यादा होती है उस साइड का टीथ, जिस साइड की स्पीड ऊपर होगी उस साइड का टीथ गियर नीचे होगा उसका, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, a नहीं बन जाएगा ये, तो a की वैल्यू क्या है बताओ जरा, 0.1, तो 0.1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आप बताओ टोटल क्या बनाइए, टोटल इसकी वैल्यू बताइए भाई क्या बनी, इसकी वैल्यू निकालो क्या बनी। ये नेट इक्वलेंट, जे इक्वलेंट आ गया भाई, नेट इक्वलेंट, नेट बनाया मेरा पास, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाया, ठीक है। तो बताइए क्या बनेगा ये, बोलिए, इक्वलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू बताइए क्या है ये, 0.86 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, ये बन जाएगा, ये मेरे पास इक्वलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आइए, अगला क्या निकालना है, इक्वलेंट टॉर्क। तो इक्वलेंट टॉर्क कैसे निकालेंगे वो जरा देखते हैं, पहले ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, जरा देखिए, ध्यान रखिएगा, बस जो गियर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हमें रेफर नहीं करना होता, वो ऑलरेडी आपका रेफर्ड, आप ये कह सकते हो इसी सिस्टम का हिस्सा है, इधर वाले का, मोटर की साइड यूं का यूं ही होता है, ठीक है ना। हाँ जी, मैं रब कर दूं इसको, चलिए अगला जरा देखिए, इसको मैं रब कर रहा हूं भाई। नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखिए, नेक्स्ट आइए इक्विवेलेंट टॉर्क पे। तो अगर मैं इक्विवेलेंट टॉर्क निकालूं दोस्तों, तो वो क्या बनेगा जरा देखिए, लॉट टॉर्क इक्विवेलेंट, ये मुझे देखना है, टीएल, टीएल देखना है, टीएल इक्विवेलेंट आप बोल दो या टीएल बोल दो। तो बताइए सबसे पहले लोड टॉर्क जो है वो किसका लोड टॉर्क लगा हुआ है, ये लोड टॉर्क देगा, और बताइए, अच्छा ये मोटर फ्रिक्शन टॉर्क भी था, ये भी तो लोड की तरह ही काम करेगा, लेकिन ये तो इधर ही है ना, ये तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, ये तो मोटर की तरफ ही है, नहीं समझे, तो ये भी तो लोड टॉर्क है। अच्छा दूसरा कौन सा फ्रिक्शन टॉर्क है, ये है 15 वाला, लेकिन ये इस तरफ है। तो एक काम करता हूं मैं, इसको क्या करूंगा बताओ, 15 इंटू, बोलिए क्या होगा, 15 इंटू ए की वैल्यू 0.1 डिवाइड बाई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना है 0.9, ठीक है। अच्छा ये हो गया, प्लस बताइए और बताइए, तो ये फ्रिक्शन हो गया, यहां पे फ्रिक्शन वाला हो गया, अब ये भी तो देगा अपना, ये भी तो करेगा। अब इसका फोर्स बताओ पहले क्या आएगा, क्योंकि फोर्स से ही तो टॉर्क आएगा, फोर्स कितना आएगा बताओ ना, 500 इंटू 9.8 mg, ठीक है, ये फोर्स आ गया, इंटू रेडियस कर दो, ये टॉर्क आ गया, ये इधर का टॉर्क आ गया, ठीक है। बट ये जो टॉर्क है ये अभी रेफर करना है उधर, तो इंटू में क्या करना पड़ेगा बताओ जरा, अगेन ए 0.1 डिवाइड बाई एफिशिएंसी 0.9, बोलिए दोस्तों, और तो कोई टॉर्क नहीं है बताओ, और तो कोई नहीं है भाई, बताओ इसका क्या आंसर आया, बताओ वैल्यू बताओ क्या आई, बोलिए भाई क्या वैल्यू आई, निकालिए, बोलिए भाई क्या वैल्यू आई, जल्दी करें, इसकी वैल्यू बोलिए, हाँ जी क्या बना, तो ये हमने इक्विवेलेंट लोड टॉर्क निकाल दिया है, ठीक है, जल्दी करो भाई, कैलकुलेट करो, 120.46, एक बार देख लीजिए, कोई और छूट तो नहीं गया, एक बार देख लो, इतना न्यूटन मीटर 120.46, ठीक है। तो ये असल में आपका अनसोल्ड क्वेश्चन था आपकी बुक का, इसमें जो आंसर है 120.67 दे रखा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही है, ठीक है। बेसिकली 9.8 नहीं होता, ये थोड़ा सा और अलग होता है, तो उससे थोड़ा बहुत वेरी कर जाएगा, आंसर इज करेक्ट। तो ये मेरे पास लोड टॉर्क आ गया दोस्तों, इक्विवेलेंट लोड टॉर्क मोटर की तरफ कितना आएगा, और दूसरा इक्विवेलेंट इनर्शिया कितना आया है, ठीक है भाई। तो चलिए उम्मीद आपको समझ आया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं भाई, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आप लिखिए मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मुझे मेजर करना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कैसे मेजर करोगे, मतलब प्रैक्टिकली कैसे मेजर करोगे, तो आपने थ्योरेटिकली देखा ना, प्रैक्टिकली कैसे मेजर करोगे, तो वो जरा देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकली मैं कैसे मेजर करूंगा।
तो आप हेडिंग डालिए मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन टेस्ट, उसको बोला जाता है रिटार्डेशन टेस्ट। रिटार्डेशन टेस्ट जरा देखिए दोस्तों, ये कैसे, ये क्या होता है। इसमें हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लोग यूज करते हैं रिटार्डेशन टेस्ट। याद रखिएगा, कई बार वो फिल इन द ब्लैंक में भी आ जाता है कि बताओ कौन सा टेस्ट किसके लिए होता है, ठीक है। तो दिस रिटार्डेशन टेस्ट इज फॉर द मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जरा देखिए कैसे, हमारे पास एक मोटर है, इस टेस्ट को हम कैसे करते हैं जरा देखिए। पहले तो आप ये मुझे बताइए कि जो मैं पावर दूंगा इसको, दैट मस्ट बी इक्वल टू, आप ये कह सकते हो पावर एब्जॉर्ब्ड मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आप लिख लीजिए ये पॉइंट, जो पावर कंज्यूम्ड, जो ये पावर एब्जॉर्ब है एट नो लोड, मैं नो लोड पे बात कर रहा हूं, फिलहाल ये नो लोड पे है। पावर एब्जॉर्ब एट नो लोड इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या एनर्जी स्टोर्ड आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, पावर कंज्यूम्ड होगी नो लोड पे। अब मुझे एक बात बताओ जरा, जो नो लोड पे पावर कंज्यूम होती है वो कौन सी पावर होती है। अगर मैं इस मोटर को नो लोड पे रन कर रहा हूं, सोचिए 1 मिनट के लिए, तो कौन सी पावर ये कंज्यूम करेगी मोटर। जो पावर कंज्यूम होगी वो किस वजह से करेगी बताओ, रोटेशनल लॉसेस की वजह से, और हो सकता है इसके अंदर कॉपर लॉस भी हो जाए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो दिस लॉस इज इक्वल टू, ये जो पावर है मेरी, ये क्या है, रोटेशनल लॉसेस प्लस आप कह सकते हो कोर लॉसेस, ये उसके बराबर है। एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 डी बाई डी टी ऑफ हाफ जे ओमेगा एम स्क्वायर। बोलिए दोस्तों, सही है, जे ओमेगा एम टी स्क्वायर, मुझे ये लिखना चाहिए, ओमेगा एम टी स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अगर मैं बोलूं कि भाई ये क्या बनेगा, ये बनेगा जे ओमेगा एम टी इंटू डी ओमेगा एम टी बाई डी टी। बोलिए भाई, सही लिखा है ना। ये मेरे पास क्या बन जाएगा बताइए, ये मेरे पास पी बन जाएगा। पी का मतलब क्या है बताओ, रोटेशनल लॉसेस प्लस कोर लॉसेस, ये आ जाएगा मेरे पास। अब यहां से मैं जे को मेजर कर सकता हूं। आप बोलोगे सर जे को कैसे मेजर करोगे, उसके लिए तो हमें क्या चाहिए, हमें ओमेगा एमटी चाहिए, और ये किस रेट से मेरा ओमेगा एमटी चेंज हो रहा है ये चाहिए हमें। ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले जरा देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो इसको नो लोड पे रोटेट कराएंगे। कौन सी स्पीड पे, रेटेड स्पीड पे, ठीक है। हम इसको रेटेड स्पीड पे रोटेट कराएंगे, रेटेड स्पीड पे एट नो लोड। नो लोड पे सबसे पहले रेटेड स्पीड पे हम इसको रन कराएंगे, और यहां पे पावर मेजर कर लेंगे, वॉट मीटर लगा के, जो भी है वी, अगर डीसी है तो वी आई करके हम लोग रेटेड स्पीड पे क्या मेजर कर लेंगे, पी मेजर कर लेंगे, ये पावर मेजर हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, असल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज ओनली रोटेशनल लॉसेस, ये नहीं होता उसमें, ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको आप क्रॉस कर लीजिएगा। बट इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, मतलब इसको आप कैलकुलेट ऐसा अलग से थोड़ी ना कैलकुलेट कर पाओगे। तो फिलहाल आप लिखिए नो लोड पे जो रोटेशनल लॉसेस होते हैं वो इसके बराबर होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर। मैंने थोड़ा इसको क्रॉस कर लीजिएगा, गलत नहीं लिखा है, मैं जानबूझ के लिखा है, बट ये होता नहीं है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। जो पावर एब्जॉर्ब एट नो, जो रोटेशनल लॉसेस होते हैं, आप ये कह सकते हो दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने जब मैं रेटेड स्पीड पे इसको नो लोड पे घुमाऊंगा, तो उस टाइम जो पावर लॉस होगा, वो पावर लॉस जो होगा नो लोड पे, वो सिर्फ रोटेशनल लॉसेस नहीं होंगे, उसके अंदर कौन से होंगे बताओ, कोर लॉसेस भी होंगे। बट मैं अज्यूम कर सकता हूं कि कोर लॉस मेरे नेग्लिजिबल होंगे, क्योंकि नो लोड पे मैं, हालांकि मानना ठीक नहीं है नेग्लिजिबल, बट अप्रोक्सीमेटली मैं ये मान लेता हूं कि जो मेरी पावर जो नो लोड पे मेजर होगी मेरी रेटेड स्पीड पे, वो कौन सी पावर मेजर होगी, मेनली वो रोटेशनल लॉसेस में जाएगी, ठीक है। हालांकि कोर लॉसेस में भी जाएगी, बट हम इसको सेपरेट कर ही नहीं सकते इसको, ठीक है। तो ये जो मेरी पी है, ये जो मेरी पी मेजर हुई है, कैसे मेजर करोगे बताओ इस पी को, पहले सबसे पहले ये पी मेजर करेंगे, कैसे मेजर करोगे बताओ इस पी को, आप रेटेड स्पीड पे घुमा दो नो लोड पे, और देख लो कि कितनी पावर ये ले रही है मोटर, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चल जाएगा, पी की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पी जो है, इस पी के अंदर क्या है बताओ, कोर लॉस भी है और
रोटेशनल लॉसेस भी है, जबकि ये जो वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है, ये केवल इसके बराबर होती है। लेकिन आप इसको सेपरेट कर ही नहीं सकते हो, तो मैं मान लेता हूं कि अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा, ये इसी के बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो P है वो मैंने मेजर कर लिया है, P इज इक्वल टू J ओमेगा M। ये ओमेगा M कौन सा है, रेटेड वाला। लेकिन मुझे अब और क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए डी ओमेगा एम टी बाई डी टी, मुझे ये और चाहिए हो गया। ये तो मुझे पता चल गया कि रेटेड स्पीड है ये, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अगर इस देखो इसकी वैल्यू हमने देख ली है, पावर मेजर कर लिया नो लोड पे, रेटेड स्पीड में कितनी पावर ले रहा है ये, ठीक है वो मेजर कर लिया मैंने रेटेड स्पीड मेजर कर ली है। मुझे ये चाहिए बस किस रेट से स्पीड चेंज होगी, वो कैसे देखोगे बताओ। उसको देखने का क्या तरीका सुनिए। आप एक काम कीजिए, इस मोटर को इसको मेजर करने के लिए हम थोड़ा अलग से तरीका अप्लाई करेंगे। कौन सा तरीका जरा देखिए। इस मोटर को एक काम कीजिए, आप जो है ना इस मोटर को रेटेड स्पीड से थोड़ा सा हायर स्पीड पे रन करा के छोड़ दो, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दो, और टाइम के साथ किस तरह से मेरी स्पीड चेंज हो रही है वो प्लॉट कर लो। नहीं समझे? ठीक है, तो मैंने क्या किया, t इक्वल टू 0 पे मेरी जो स्पीड थी वो मैंने क्या किया, मैंने तो बल्कि मैंने थोड़ी रेटेड स्पीड से थोड़ी सी क्या कर दी, मैंने ज्यादा स्पीड रखी। t इक्वल टू 0 पे मैंने देखा कि मेरी जो स्पीड है, मैंने इसको रन कराया नो लोड पे, और जो स्पीड थी वो मेरी रेटेड स्पीड से क्या थी, थोड़ी सी बताओ जरा, ज्यादा थी, हायर देन रेटेड स्पीड, हायर देन रेटेड स्पीड। ठीक है भाई, मैंने सबसे पहले रेटेड स्पीड से थोड़ी सी ज्यादा स्पीड पे रन कराया और उसके बाद सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया, और फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि टाइम के साथ वो जो स्पीड है वो अपने आप कैसे डाउन हो रही है। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे ही स्पीड को हटाओगे, जैसे ही सप्लाई को हटाओगे, उस टाइम कोर लॉसेस तो खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? बिकॉज सप्लाई नहीं है। तो इसका मतलब उस टाइम जो एनर्जी है वो इसकी इनर्शिया में स्टोर है, उसकी वजह से मोटर क्या हो रही है, घूम रही है। और वो जो एनर्जी है वो कहां सप्लाई जा रही है, कहां कंज्यूम हो रही है बताओ, केवल और केवल रोटेशनल लॉसेस में। समझ आया? तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे मैं सप्लाई को डिस्कनेक्ट करूंगा, जैसे मैं सप्लाई को डिस्कनेक्ट करूंगा, जो इसके अंदर पावर कंज्यूम होगी मोटर के अंदर, दैट मस्ट बी इक्वल टू किस रेट से मेरी एनर्जी कम हो रही है, किस रेट से मेरी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। बोलिए भाई, बोलो। ये जो पावर है, ये पावर ये कंज्यूम करेगी मोटर। ठीक है, दैट इज वाई इस पावर को हम क्या लिखते हैं, रोटेशनल लॉसेस, रोटेशनल लॉसेस। समझ आएगा आपको? इसमें कोर लॉस क्यों नहीं होते, ये समझिए। सबसे पहले ये समझिए कि कोर लॉस क्यों नहीं होते। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है वो कौन सी पावर होती है, इट इज नॉट इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब्ड एट नो लोड। ना, ये कौन सी पावर होती है बताओ। ये मैंने थोड़ा सा गलत तरीके से लिख दिया है, ये हालांकि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, आप इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर लीजिए। असल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है बताओ जरा, वो केवल और केवल किसके बराबर होगी, रोटेशनल लॉसेस के बराबर होगी। समझ आया आपको मेरा पॉइंट? तो इसका मतलब जरा देखिए, मैं क्या करूंगा, मैंने इसको मोटर को सप्लाई लगाई और रेटेड स्पीड पे रन करा दिया। अब रेटेड स्पीड से हल्का सा बल्कि थोड़ा सा हायर स्पीड पे रन कराया मैंने। यहां पे जो स्पीड है वो रेटेड स्पीड से थोड़ी सी हायर है, ठीक है, और मैंने इसको रन कराया। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई है, सही बात है भाई, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई है। उसके बाद मैंने सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब जैसे मैं सप्लाई को डिस्कनेक्ट करूंगा, जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर है अब वो कंज्यूम होगी ना। कहां कंज्यूम होगी बताओ, वो केवल रोटेट, क्योंकि कॉपर तो खत्म हो गया ना, वो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन लॉसेस में जाएगी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू रोटेशन लॉसेस। ठीक है, तो अब सुनिए, तो मैंने क्या किया, वो जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो रोटेशन लॉसेस में जाएगी। धीरे धीरे स्पीड क्या होगी उसकी, कम होना स्टार्ट करेगी। जैसे ही स्पीड मेरी रेटेड स्पीड के बराबर आएगी, यहां पे मेरी स्पीड क्या है, रेटेड स्पीड है मान लीजिए। जैसे मैंने ये प्लॉट कर लिया, अलग अलग स्पीड पे इसको प्लॉट को बना लिया, और जो रेटेड स्पीड है वहां पे मैंने इसका चेंज पकड़ लिया कि किस रेट से चेंज हो रही है। नहीं समझे? मैंने ये निकाल लिया कि एट रेटेड स्पीड किस रेट से मेरा चेंज हो रही है। मुझे ये पता चल गया क्या चीज, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है भाई, तो मेरे पास क्या आ गया, यहां से इस पॉइंट पे मैं क्या निकाल लूंगा, डी ओमेगा एम बाई डी टी। बोलिए भाई, रेटेड स्पीड पे, क्योंकि मैंने पहले रेटेड से थोड़ा ज्यादा रन कराया था, तो उससे फिर धीरे धीरे डाउन होना शुरू हुआ, तो मैंने रेटेड पे उसका चेंज देख लिया कि रेटेड स्पीड पे किस रेट से चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, वो पता चल गया मुझे।
इसका मतलब मुझे ये पता चल गया, और रेटेड स्पीड भी मुझे पता है। बट ये जो पावर है ये कौन सी पावर है बताओ? ये रोटेशनल लॉस वाली पावर है। बट मैं ये कौन सी पावर ले रहा हूं बताओ? ये कौन सी, ये पी कौन सी पावर ले रहा हूं? असल में तो कौन सी पावर होनी चाहिए? रोटेशनल लॉस वाली होनी चाहिए। लेकिन मैं इसको रोटेशनल लॉस को मेजर कर ही नहीं सकता। ये मैं कौन सी पावर ले रहा हूं बताओ जरा? नो लोड पे जो मोटर एब्जॉर्ब कर रही है वो पावर। और नो लोड पे सिर्फ रोटेशनल लॉस एब्जॉर्ब नहीं करती, क्या करती है बताओ? कोर लॉसेज भी एब्जॉर्ब करती है। तो इसलिए मैं इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल ले रहा हूं। ठीक है, समझ आया? तो यहां से ये जो पावर है ये मेरी अप्रोक्सीमेटली रोटेशनल लॉसेज आ गई। ये हमने रिटार्डेशन टेस्ट से मेजर कर लिया है। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। बोलिए, समझ आया? तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन टेस्ट। रिटार्डेशन इसलिए बिकॉज़ ये रिटार्ड हो रही है, बेसिकली स्पीड डाउन आ रही है इसकी। ठीक है, दैट्स व्हाई इसको रिटार्डेशन टेस्ट बोलते हैं। समझ आया क्या आपको? तो सबसे पहले तो ये मैंने थोड़ा सा जो लिखा है, पावर एब्जॉर्ब एट नो लोड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये भी आ जाता है ना। असल में क्या लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे? रोटेशनल लॉसेज इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बट जो रोटेशनल लॉसेज होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होंगे। मैं अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहा हूं किसके? जो नो लोड पे जो पावर लेगी मोटर, उसी के इक्वल होंगे। बिकॉज कोर लॉसेज को मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूं, क्योंकि कोर लॉस को हम जानबूझ के नेग्लिजिबल बनाते हैं, उसके अंदर स्टैंपिंग करके, ठीक है ना, उसको ये सब करके कोर लॉस को हम मिनिमम से मिनिमम करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं इस तरह से लिख रहा हूं। कैसे? हाँ, ये भी कर सकते हो, लेकिन मतलब देखो मैं बताता हूं, उस केस में वो जल्दी स्पीड पकड़ेगी एकदम से। मतलब जो स्टार्ट होती है ना मोटर, तो स्पीड पकड़ने का जो होता है वो एकदम से पकड़ दिया है, जबकि जब आप हटाते हो तब बड़ी आराम से वो जाती है। और दूसरी बात, जब आप सप्लाई लगा के इंक्रीजिंग के टाइम देखोगे तो वो जो सप्लाई जा रही है वो ओमिक लॉस में भी जा रही है। ठीक है, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में लार्ज करंट लेती है, तो आप उस ओमिक लॉस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते स्टार्टिंग के टाइम। तो आप ये नहीं कह सकते कि स्टार्ट करते टाइम हम इसको मेजर कर लें। समझ रहे मेरा पॉइंट? इसलिए मैंने ऑफ करते टाइम, रिटार्ड होते टाइम ये किया है। मतलब इसीलिए इसको रिटार्डेशन टेस्ट बोला जाता है, अदरवाइज एक्सेलेरेशन टेस्ट बोलते हैं इसको हम। लेकिन एक्सेलेरेट होते टाइम हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज जैसे मोटर एक्सेलेरेट होती है उस टाइम करंट भी ज्यादा लेती है, स्टार्टिंग करंट। तो इसका मतलब ओमिक लॉस भी हो जाएंगे, कोर लॉस भी होंगे उस टाइम, और रोटेशनल लॉस भी होंगे। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपकी दिक्कत आएगी। दैट्स व्हाई मैं इसको रिटार्डेशन टेस्ट में बोल रहा हूं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक करी हुई है, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या लिख रहा हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? रोटेशनल लॉसेज होना चाहिए। ठीक है, और ये भी तब जब सप्लाई को मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूं, उसके बाद है ये। लेकिन मैंने इसको नो लोड पे ही पावर जो एब्जॉर्ब होती है उसके बराबर क्यों लिखा है? क्योंकि आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, रोटेशनल लॉसेज अकेले नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने इसको इस तरह से लिखा है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि किस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट लिखिए लोड टॉर्क। अब थोड़ा लोड टॉर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं रब कर दूं भाई, मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट लिखिए लोड टॉर्क। लोड टॉर्क क्या होता है उसको देखते हैं। लोड टॉर्क देखिए दोस्तों, दो तरह के लोड टॉर्क होते हैं। कौन कौन सा? एक एक्टिव लोड टॉर्क और एक आपका पैसिव लोड टॉर्क। ठीक है, देखिए एक्टिव लोड टॉर्क और एक होता है पैसिव लोड टॉर्क। अब ये एक्टिव लोड टॉर्क कौन सा होता है, पैसिव लोड टॉर्क कौन सा होता है, इसको जरा देखिए। देखिए पैसिव लोड टॉर्क तो वो होता है जो हमेशा मोशन को अपोज करता है। लिख लो, ऑलवेज ऑपोजिस मोशन। मोशन हमेशा मोशन को अपोज करेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल दे सकते हो आप, फ्रिक्शन। जैसे कि आपका फ्रिक्शनल जो होता है टॉर्क, फ्रिक्शन ऑलवेज मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, तो इसका एक बढ़िया एग्जांपल है फ्रिक्शन। ठीक है, ये कौन सा लोड टॉर्क है बताओ? पैसिव लोड टॉर्क। ऑलवेज मोशन को अपोज करेगा। अगर रोटेशन उल्टा भी कर दोगे तो ये अपने आप अपनी डायरेक्शन को उल्टा कर लेता है। ठीक है, रोटेशन उल्टा कर लोगे तब भी अपनी डायरेक्शन को उल्टा कर लेगा, मतलब ये हमेशा अपोज करेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट जरा देखिए। अच्छा, कई बार आप बोलोगे सर फ्रिक्शन कई बार मोशन को सपोर्ट भी तो करता है।
मतलब सोचिए आप आगे चल रहे हो तो वो आपको सपोर्ट करता है मोशन को, ठीक है। वो केस अलग है भाई, मैं उस केस को नहीं ले रहा हूँ। या दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर रखी हो तो ऊपर वाली जो बॉडी चलती है वो नीचे वाले के फ्रिक्शन की वजह से ही ऊपर वाली बॉडी सरकती है। सोचिए दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर रखी है, नीचे वाली बॉडी को सरकाते तो ऊपर वाली भी साथ साथ सरकती है। वो इसका मतलब वो तो असल में वो नीचे वाली बॉडी को देखिए, मेन बॉडी को। प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार बच्चे इस तरह सोच लेते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए दो बॉडी ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और यहां पे एक और बॉडी रखी है, और ये मेरा सरफेस है कोई, ठीक है। अब सुनिए, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे जाएगी, तो ये भी आगे जाएगी थोड़ी सी, और ये भी आगे आएगी। बट ये किसकी वजह से आगे आ रही है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, फ्रिक्शन। तो आप बोलोगे सर फ्रिक्शन तो इसके मोशन को सपोर्ट कर रहा है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेन बॉडी की बात कर रहा हूं। इस बॉडी को देखिए जिसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया है, वो फ्रिक्शन से अपोज होगी यहां पे भी और यहां पे भी। ये इस बॉडी को पीछे खींचेगा और यहां पे भी पीछे खींचेगा। मतलब ये मेन बॉडी को ऑलवेज क्या करता है, फ्रिक्शन अपोज करता है, ठीक है, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है। तो दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव लोड टॉर्क। नेक्स्ट आइए, एक्टिव लोड टॉर्क कौन सा होता है। लिखिए एक्टिव लोड टॉर्क क्या होता है, विच हैज द टेंडेंसी, एक्टिव लोड टॉर्क में लिखिए द टॉर्क विच हैज द टेंडेंसी to drive the motor under equilibrium, which has the tendency to drive the motor under equilibrium condition। वो टॉर्क जिसके पास टेंडेंसी होती है, या आप कह सकते हो पोटेंशियल होता है, which has the potential to drive the which has the potential to drive at equilibrium, ठीक है, which has the potential to drive the motor at equilibrium। इक्विलिब्रियम पे ड्राइव करने का जिसके पास पोटेंशियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव। और ये अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, तो मतलब अगर आप रोटेशन को चेंज कर रहे हो तो अपनी डायरेक्शन को नहीं बदलता ही है, ठीक है। आप नोट कीजिए, ऑन चेंजिंग द रोटेशन इट रिटेन द साइन, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इसी तरह का होता है, ग्रेविटेशनल या टेंशन वाला जो फोर्स होता है वो इस तरह का होता है। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई पुली लगी हुई है और यहां पे कोई लोड लगा हुआ है, तो आप सोचिए, आप चाहे इसको इधर रोटेट कराओ चाहे इधर रोटेट कराओ, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ ही लगेगा, ठीक है। सही है भाई, बोलिए। अच्छा, ये अपनी, इसके बाद अपनी खुद की टेंडेंसी है इसको रोटेट करने की, ड्राइव करने की, ठीक है ना, ये अपनी खुद की टेंडेंसी रखता है। ऐसे टेंशन वाला जो फोर्स है वो भी चाहे आप इधर लगाओ चाहे इसमें रोप में जो टेंशन आएगा वो नीचे ही आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये दोनों आपके क्या होंगे बताओ, एक्टिव लोड टॉर्क में हम काउंट करेंगे। और ये मेरा पैसिव लोड टॉर्क होता है जो फ्रिक्शन वाला होता है, ठीक है। अब आइए और थोड़ा सा फ्रिक्शन टॉर्क को थोड़ा और समझते हैं। मैं रब कर दूं भाई। अब आइए इसके कंपोनेंट, लोड टॉर्क के कंपोनेंट कौन से होते हैं। अब आप लिखिए कंपोनेंट ऑफ लोड टॉर्क, कंपोनेंट ऑफ लोड टॉर्क। लोड टॉर्क के कंपोनेंट को देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ लोड टॉर्क वो जरा देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ लोड टॉर्क, जो मेरा लोड टॉर्क होता है दोस्तों, उसके कई सारे कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका फ्रिक्शनल टॉर्क। फ्रिक्शनल टॉर्क। दूसरा जो होता है वो होता है विंडेज टॉर्क। मतलब लोड किस किस से बनता है, सीधी बात। दूसरा होता है विंडेज टॉर्क। और तीसरा होता है वर्किंग टॉर्क, वर्किंग लोड टॉर्क, ठीक है, जो आगे काम देता है, जो आगे पावर को ट्रांसफर करता है, ठीक है, वर्किंग लोड टॉर्क। ठीक है भाई। तो ये तीन पार्ट होते हैं, तीन आपके लोड, असल में जो लोड टॉर्क होता है उसके तीन हिस्से होते हैं। ये तो हमेशा प्रेजेंट होगा वर्किंग लोड टॉर्क। तो अगर मान लीजिए कोई मोटर लोड पे काम कर रही है तो लोड को कोई ना कोई वर्किंग टॉर्क तो जाएगा ही जाएगा। लोड का अपना कोई वर्किंग टॉर्क जरूर होगा जो जिसकी वजह से वो घूमता है, सीधी बात है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो वर्किंग लोड टॉर्क तो ऑलवेज ही प्रेजेंट होता है अगर लोड लगा हुआ है तो, ठीक है ना। फ्रिक्शन टॉर्क जरा देखिए किस तरह का होता है। सबसे पहले फ्रिक्शनल टॉर्क जरा देखिए। फ्रिक्शनल टॉर्क, अगर मैं इसको प्लॉट करूं टॉर्क वर्सेस स्पीड से, कि स्पीड के हिसाब से कैसे चेंज होता है ये, तो कुछ इस तरह का होता है दोस्तों। ये कुछ इस तरह का होता है।
ठीक है, ये कुछ इस तरह का होता है, आप इसको बना लीजिए। ठीक है, जो फ्रिक्शनल टॉर्क होता है वो इस तरह का होता है। मतलब आप बोलोगे सर बिल्कुल लो स्पीड पे अगर स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, ये हमेशा ज्यादा टॉर्क दिखाता है, और जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो है ना धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती है, फ्रिक्शनल टॉर्क। अब इसके अंदर 3 पार्ट है, 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो मैं कह सकता हूं, एक तो आप ये ले लो, एक टॉर्क तो ये ले लो जो स्पीड के प्रोपोर्शनल है, उसमें आप ऐड कर दो कांस्टेंट टॉर्क। अगर मैं इसमें ये ऐड करूंगा तो आप बताओ जो जीरो वाला पॉइंट है कहां चला जाएगा? वो यहां पे आ जाएगा? नहीं, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है उससे, तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट तो ऐसा कुछ बनेगा ना, रिजल्टेंट जो बनेगा वो यहां से तिरछा हो जाएगा। नहीं, बट प्रॉब्लम ये है यहां से तिरछा नहीं है अकेला, यहां पीछे थोड़ा सा आगे भी है, तो इसका अंदर एक और स्टैटिक टॉर्क और आता है, मतलब आपका स्टेशनरी टॉर्क जिसको आप बोल सकते हो, वो इस तरह का होता है दोस्तों, इस तरह का होता है, और ऐसे ही फिर पीछे की तरफ भी होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए भी। ठीक है, तो ये आपका जो है ये स्टैटिक टॉर्क में आ जाएगा। अच्छा, ये इधर भी होता है भाई, इसको नेगेटिव साइड में बनाओ ना, क्योंकि ये जो होता है ये नेगेटिव साइड में भी होता है ना, रिवर्स में अगर मोटर रोटेट कर रही है तो उस केस में ये इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए इसको अगर आप ब्रेक करोगे इसके 3 हिस्से बनेंगे, एक ये वाला कांस्टेंट जो रहता है और एक ये वाला। अब इस टॉर्क को जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं विस्कस टॉर्क, और इसमें जो होता है ये आपका, आप कह सकते हो ये प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, ये स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये कौन सा है? इसको बोलते हैं कोलंबिक फ्रिक्शनल टॉर्क। ठीक है, टीसी आप बोल दो, कोलंबिक फ्रिक्शन टॉर्क। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है, स्पीड के साथ जो टॉर्क रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा। और ये जो है, ये वाला जो टॉर्क है, ये आप कह सकते हो स्टेशनरी टॉर्क या स्टैंड स्टिल टॉर्क या कुछ भी बोल दो, स्टेशनरी टॉर्क। ठीक है, ये केवल शुरुआत में प्रेजेंट होता है, टीएस मैं इसको नाम दे रहा हूं, ये केवल शुरुआत में प्रेजेंट होगा। अब तीनों को जोड़ के देखो, यही बनेगा, चेक करके देखो। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो जीरो से आगे ये अगर मैं जोड़ूंगा तो इस तरह का बनेगा, लेकिन उसमें अगर मैं ये भी ऐड कर दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, अगर मैं ये भी ऐड करूंगा तो ये कुछ इस तरह का चला जाएगा, इस तरह का नहीं बन जाएगा, इसमें ये और ऐड हो जाएगा ना। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए भी। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने बताया कि 3 कंपोनेंट हमारे ये होंगे। एक है विस्कस टॉर्क। विस्कस टॉर्क कौन सा होता है? जैसे आप सोचिए कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है अचानक से, तो जो एयर है ना अंदर रूम की, जिसमें से वो लिफ्ट ऊपर उठी है, वो एयर उसको ऊपर नहीं उठने देती। जब पिचकारी नहीं होती, आप जो खींचने की कोशिश करते हो तो वो जो एयर होती है ना उसके भी अंदर की, जो वो खींचने नहीं देती उसको। या साइकिल के टायर में आपने हवा भरी होगी तो उसमें भी वही केस बनता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है आपका स्पीड के, जितना फास्ट खींचने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा ये टॉर्क पैदा होगा। ठीक है, जैसे पानी के अंदर आप जितना जल्दी किसी चीज को मारने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा वो क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, ये कौन सा होता है? कांस्टेंट टॉर्क होता है भाई, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल टॉर्क। ठीक है, और ये आपका शुरुआत में ही होता है। तो मैंने बताया फ्रिक्शनल टॉर्क के 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और उसका रिजल्टेंट कर्व किस तरह का होता है स्पीड के साथ। जो विंडेज टॉर्क होता है दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के ओमेगा एम स्क्वायर, ये स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है विंडेज टॉर्क। और ये कहां पे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है? जहां पे हाई स्पीड होती है। ठीक है, या फैन टाइप जो लोड होते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा हाई स्पीड होती है वहां पे ये डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल लोड टॉर्क की बात करूं दोस्तों, अगर मैं टोटल लोड टॉर्क की बात करूं तो आप ये कह सकते हो जो टोटल लोड टॉर्क होगा मेरा दैट मस्ट बी इक्वल टू टीवी प्लस टीसी प्लस टीएस प्लस के ओमेगा एम स्क्वायर प्लस टीएल। दिस टीएल इज वर्किंग टॉर्क। ठीक है, बल्कि आप इस टीवी को भी ऐसे लिख लो, बी ओमेगा एम स्क्वायर, बी ओमेगा एम। ठीक है, ये कांस्टेंट है और ये टीएस मैंने दिया, ये मेरा टोटल लोड टॉर्क होगा। अब अगर मैं डायनेमिक इक्वेशन लिखूं तो अब डायनेमिक इक्वेशन में जरा देखिए कैसे बनेगी। डायनेमिक इक्वेशन अब किस तरह की बनेगी वो जरा देखते हैं। मैं इसको रब कर दूं, नोट कर लिया अभी।
चलिए अब जरा डायनेमिक इक्वेशन देखिए, कैसे हम डायनेमिक इक्वेशन निकालते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब अगर मैं डायनेमिक इक्वेशन बनाऊं तो वो जरा देखिए कैसे बनती है। आप जानते हो डायनेमिक इक्वेशन क्या होती है? T माइनस टी एल इक्वल टू जे डी ओमेगा एम बाई डी टी, यही होता है ना भाई। अब यहां पे टीएल जो है, जो लोड टोटल लोड टॉर्क है, वो क्या बन जाएगा बताओ जरा? वो इनका सम बन जाएगा। इसका मतलब ये बनेगा जे डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू टी माइनस टीएल। अब टीएल के अंदर ये सारे कंपोनेंट आएंगे, कौन कौन से? बी ओमेगा एम प्लस सम टी सी प्लस टी एस प्लस के ओमेगा एम स्क्वायर प्लस सम वर्किंग टॉर्क टी एल। ठीक है भाई, ये होगा। तो अगर मैं पूरे को इक्वेशन को लिखूंगा तो इस तरह की बनेगी पूरी इक्वेशन। ठीक है ना? अब सुनिए, एक और चीज बताता हूं आपको। जनरली ये जो टॉर्क होता है इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये स्टेशनरी होता है, बिल्कुल माइन्यूट सा होता है, स्टेशनरी स्टैंड स्टिल होती है तभी प्रेजेंट होता है। तो वर्किंग कंडीशन में जो होता है, स्टडी स्टेट में अगर मैं या वर्किंग कंडीशन में देखूं तो वर्किंग कंडीशन में ये नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं कि ये जो टॉर्क है ये और ये टी सी, कोलम्बिक जो टॉर्क होता है, कोलम्बिक फ्रिक्शन टॉर्क, इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों टी सी प्लस के ओमेगा एम स्क्वायर की, ये काफी लो होती है। इट इज वेरी लो, वेरी लो। ये ज्यादा हाई नहीं होता है। ये कब हाई होगा? जब स्पीड बहुत ही ज्यादा हाई हो जाए, खासकर जब आपके जैसे एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं उनमें जो फैन होता है उसमें, या फिर जो खासकर बहुत ज्यादा हाई स्पीड से जो रोटेट करते हैं उनमें ये डोमिनेटिंग होता है। अदरवाइज ये और ये डोमिनेटिंग होता ही नहीं है। ठीक है। तो उससे जो डायनेमिक इक्वेशन बनेगी मेरी, वो क्या बनेगी? जे डी ओमेगा एम बाई डी टी विल बी इक्वल टू, बताइए क्या बनेगा? दैट विल बी इक्वल टू टी माइनस, ये टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, टी माइनस बी ओमेगा एम माइनस टी एल, ये बन जाएगा दोस्तों। ठीक है। ये मेरा वर्किंग टॉर्क है। क्लियर है? अब जरा देखिए, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारा, अच्छा मैं एक बात और बता दूं, खासकर जो फैन टाइप लोड होते हैं या फिर जिनमें हाई स्पीड, उनमें वर्किंग टॉर्क ही क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। ठीक है। जो खासकर एरोप्लेन वाले जो कंसेप्ट होते हैं उनमें वर्किंग टॉर्क की जगह ये ले लेगा, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, फिर वो डोमिनेटिंग बन जाएगा। आप इसको अलग से इधर मत रखिएगा, समझ रहे हो? वो इसी का पार्ट बन जाएगा फिर। ठीक है, फैन टाइप लोड में। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से, जैसे आपका फैन ये घूम रहा है, इसमें तो यही है, उसमें जो वर्किंग टॉर्क है वो कौन सा है बताओ? जो फैन टाइप लोड होता है उनमें वर्किंग टॉर्क ही ये वाला टॉर्क बन जाएगा। ठीक है। तो इसको फिर अलग से मैंने नहीं लिखूंगा। फैन टाइप लोड में आपको इस टीएल की जगह यही आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा। लेकिन इन जनरल जो फैन टाइप लोड नहीं होते उनमें आप नेग्लेक्ट कर सकते हो इसको, और ये कोलम्बिक फ्रिक्शन टॉर्क को भी नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये बनेगी इक्वेशन। अब सुनिए, ये क्या है? ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना। ठीक है। तो इसमें जो स्पीड है वो कैसे चेंज होगी? एक्सपोनेंशियली चेंज होगी। ठीक है, वो एक्सपोनेंशियली चेंज होगी। तो इसलिए आगे आप देखिएगा, जब हम ट्रांजेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम स्पीड को भी देखेंगे किस तरह से स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, कि वो जो ट्रांजेंट टाइम है वो कितना टाइम लगेगा इसको स्पीड को चेंज होने में। हमें एक इनिशियल स्पीड दी जाएगी, एक फाइनल स्पीड दी जाएगी, और हमें देखना है कि भाई किस तरह से हमारा जो इनिशियल टू फाइनल जो है उसमें कितना टाइम लग रहा है, स्टेडी स्टेट में पहुंचने में कितना समय लग रहा है। तो वो सारी कैलकुलेशन जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी लॉस इन ट्रांजेंट ऑपरेशन। तो इसका मतलब जो ट्रांजेंट ऑपरेशन होंगे उनमें कितना टाइम लगेगा वो अभी हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें इन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, तभी मैं टाइम को कैलकुलेट कर पाऊंगा। ठीक है, ट्रांजेंट टाइम को। अब आप बोलोगे सर ट्रांजेंट टाइम क्यों जरूरी है और वो कैसे कैलकुलेट करोगे, जरा वो भी मैं बता देता हूं। मैं रब कर दूं, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए जरा देखिए। तो अब आप अगला टॉपिक जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजेंट टाइम, लेकिन वो मैं इस क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ाऊंगा। बट थोड़ा सा आप देखिए कि वो क्या होता है बेसिकली। वैसे आप खुद भी सोल्व कर सकते हो उसके लिए। देखिए दोस्तों, जब आप कोई भी, जैसे कोई अचानक से लोड डाला, जैसे आप कैसे, जो ट्रांजेंट ऑपरेशन होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे स्टार्टिंग हो गया, ब्रेकिंग हो गया,
स्पीड चेंज हो गया, मतलब आप स्पीड को कंट्रोल कर रहे हो, सोचिए स्पीड को चेंज कर रहे हो, तो स्पीड चेंज का जो ऑपरेशन करते हो आप, स्पीड कंट्रोल का जो ऑपरेशन करते हो, उसमें वो जो फिनोमेना है वो कैसे फिनोमेना है, सारे सारे वो ट्रांजिएंट फिनोमेना है। तो उनमें क्या होता है, एक स्पीड से दूसरी स्पीड पे अपने को जाना होता है, तो अपने को ये देखना होता है कि कितना टाइम लेगी वो एक स्पीड से दूसरी स्पीड में जाने के लिए। वो जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट टाइम। हमें वो कई बार कैलकुलेट करना पड़ेगा आगे, देखो ठीक है, वो ट्रांजिएंट टाइम जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, उसको जो डायनेमिक इक्वेशन है उसी से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब लेकिन इसमें आगे मैं एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने देखा कि जो डायनेमिक इक्वेशन बन रही है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, और उसका जो रिलेशन बनेगा, मतलब जो टाइम के साथ जो स्पीड चेंज होगी वो एक्सपोनेंशियली चेंज होगी। तो इसका मतलब अंडर स्टडी स्टेट तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा आइडियली, बताओ, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट टाइम तो हम देख नहीं सकते, तो इसलिए जब भी कोई ट्रांजिएंट टाइम पूछता है तो हमारे पास जो स्टडी स्टेट स्पीड होगी, हम उसका केवल 95% पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसको हम क्या मानेंगे, ट्रांजिएंट टाइम मानेंगे, ठीक है। जो स्टडी स्टेट स्पीड जो हमारी होगी वहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो तो इनफाइनाइट होगा, वो मुझे पता है, तो वो तो मैं कैसे कैलकुलेट कर ही नहीं पाऊंगा मैं। तो ट्रांजिएंट टाइम का मतलब क्या होगा मेरे पास यहां पे, कि जो स्टडी स्टेट स्पीड है उसका 95% पहुंचने में, जो फाइनल स्पीड होगी उसका 95% पहुंचने में मुझे जो टाइम लगेगा उस टाइम को मैं क्या नाम दूंगा, ट्रांजिएंट टाइम। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास जो थी वो, उसमें हमने एक क्वेश्चन किया, ठीक है, और हमने थोड़ा सा ये लोड टॉर्क के बारे में समझा कि लोड टॉर्क कितने टाइप का होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांजिएंट टाइम कैलकुलेट करेंगे कि अगर मान लीजिए मैं स्पीड को चेंज करता हूं तो कैसे मेरा ट्रांजिएंट टाइम जो है वो कितना आएगा, और फिर उसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है भाई। तो अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे, और एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी जो होती है। कई बार आप देखते हो ना, ऑपरेटिंग पॉइंट मेरा स्टेबल है कि नहीं है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। लोड टॉर्क और आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है वो दिया जाता है, और उससे आपसे पूछा जाता है बताओ ये ऑपरेटिंग पॉइंट मेरा स्टेबल है कि नहीं है, या कितने ऑपरेटिंग पॉइंट मेरे स्टेबल है। कई बार 2-3 ऑपरेटिंग पॉइंट आ जाते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी 2-3 क्लास आएगी इस चैप्टर पे जो डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स है, इसमें 2-3 क्लास और आएंगे अभी, और उसके बाद फिर हम रेटिंग ऑफ मोटर की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बेसिक्स करवा रहा हूं थोड़ा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स का, उसके बाद फिर हम डीसी ड्राइव्स एंड एसी ड्राइव्स में एंटर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, थैंक यू।